सोनपुर गांव में ज्ञान सुख नाम के एक वैद्यराज रहते थे। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। लोग उनकी औषधि पे बहुत अधिक विश्वास करते थे। वैद्यराज अब बूढ़े हो चुके थे और बहुत चिंतित रहते थे। उनके चिंता का कारण यही था कि अपने घर में वो अकेले कमाई करने वाले थे। उनके तीन तीन हट्टे कट्टे बेटे थे, मगर तीनों ही कामचोर थे। बहुत बार उन्होंने अपने बड़े बेटे सदानंद से कहा, बेटा तुम मुझसे औषधियों का कुछ ज्ञान सीख लो, इससे तुम्हें जीवन व्यापन करने में भी आराम हो जाएगा और साथ ही घर की परंपरा भी बनी रहेगी। परंतु सदानंद पिताजी की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता था। कुछ दिनों से वैद्यराज बहुत बीमार रहने लगे थे। एक दिन पड़े पड़े सदानंद ने सोचा, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी मूर्खता की है। मुझे अपने पिताजी से कुछ तो औषधियों का ज्ञान ले लेना चाहिए था। ये सोचकर वो औषधियों के बारे में जानकारी लेने पिताजी के कमरे की ओर गया। उस समय गांव की एक बुढ़िया वैद्य के पास दवा लेने आई हुई थी। जब सदानंद पिताजी के कमरे के दरवाजे पे पहुंचा था, तब उसने सुना उसके पिता बुढ़िया से कह रहे थे, लो ये हरण और सनाई की पुड़िया हैं, इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर ठंडे पानी से ले लेना। अभी सदानंद ये आधी अधूरी बात ही सुन पाया था कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और रात होते होते वो परलोक सिधार गए। वैद्यराज की मृत्यु के बाद एक दिन सदानंद ने सोचा कि उसे घर की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा और ये सोचकर वो औषधालय खोल के बैठ गया। पूरा दिन बीत गया मगर एक भी रोगी नहीं आया। अब उसे निराशा होने लगी थी। सांझ होते होते गांव की धोबन उसके पास दवा लेने आई। वैद्य सोमनाथ को कुछ तो आता जाता नहीं था, बस हरण और सनाई के बारे में ही तो जानता था। इसलिए उसने वही औषधि दिया और कहा, बराबर दोनों को मिलाकर ठंडे पानी से ले लेना। दवा का असर ये हुआ कि धोबन को दस्त लग गए। वो बार बार दिशा मैदान की ओर जाने लगी। आधी रात के समय जब वो दिशा मैदान के लिए खेतों की ओर गई, तभी उसे गधे के रेंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो उधर ही गई तो देखा उसका गधा वहाँ पर घास चर रहा है। धोबन अपने गधे को पाकर बहुत खुश हो गई। अगले दिन वो सदानंद के पास आई और उसे दवा के पैसे देते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। असल में वो धोबन राजमहल में काम करती थी। वहाँ के महाराज एक बहुत ही कर्मठ राजा थे। वो राजकाज में बहुत ही व्यस्त रहते थे। महारानी जी इसी बात से चिंतित रहती थी। उन्हें लगता था कि महाराज उसे बिल्कुल भूल गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज दूसरे विवाह के चक्कर में हो। यही सोचते सोचते महारानी बहुत परेशान रहती थी और वो अंदर ही अंदर घुली जा रही थी। उस दिन भी अपने महल के कक्ष में महारानी उदास बैठी थी। तभी धोबन कपड़े की गठरी लेकर महारानी के पास पहुंची। धोबन महारानी की मुंह लगी तो थी ही। उन्हें उदास देखकर वो बोल पड़ी, क्या बात है महारानी जी, आजकल मैं देख रही हूँ आप बहुत ही चिंतित रहती हैं। अपने प्रति हमदर्दी के दो बोल सुन महारानी की आंखों में आंसू लड़क आए। उन्होंने रोते रोते धोबन को सब बात बताई। धोबन बोली, महारानी जी हमारे गांव के जो वैद्य हैं वो बहुत ही चमत्कारी हैं। उनकी दवा बहुत ही असरदार है। आप कहो तो मैं आपको उनसे मिलवाऊं। महारानी का आदेश लेकर दो सेवक सदानंद के पास जा पहुँचे। सदानंद चिंतित हो उठा और वो धड़कते मन से महारानी के पास पहुंचा। जब महारानी ने अपनी व्यथा सुनाई तो सदानंद सोच में पड़ गया। फिर उसने महारानी को भी वही औषधि दे दी। औषधि का सेवन करने के बाद
महारानी की तबीयत बिगड़ गई। जब ये समाचार महाराज को प्राप्त हुआ तो वो सब काम धंधा छोड़ के दौड़े दौड़े महारानी के पास आ गए। महाराज रात भर रानी की देखभाल करते रहे। महारानी ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसे वैसे भी कोई रोग तो था ही नहीं, बस चिंता ही तो थी। महाराज का प्रेम पाकर वो चिंता मुक्त हो गई थी। अगले दिन सुबह उसने धोबिन को अपने गले की माला उतार के देते हुए कहा, तुम्हारे वैद्यराज की दवा है तो बहुत कठिन, मगर चमत्कारी बहुत है। फिर महारानी ने बहुत सारा धन सदानंद को भेंट में दिया। महारानी ने महाराज से कहा, यही वो वैद्य हैं जिनकी दवा से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। मेरी मानो तो आप इन्हें राजवैद्य बना दीजिए। महारानी की इच्छा और खुशी के लिए महाराज ने सदानंद को राजवैद्य बना दिया। सदानंद चिंतित हो उठे। वो सोचने लगे, यहाँ तो मैं धांधली कर रहा था। अधिकतर रोग पेट से ही होते हैं और पेट सही होने से रोग भी खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। महाराज के पास जाएंगे और कुछ चूक हो जाएगी तब तो उसे मृत्युदंड ही मिलेगा, मगर महाराज का आदेश था तो उसकी अवहेलना भी तो नहीं कर सकता था। उसने सोचा, जो भी होगा अब देख लिया जाएगा, मरना तो हर हाल में है, इससे अच्छा राज सुख भोग कर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ जाए। राजवैद्य बनकर सदानंद बहुत ही खुश था, मगर ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी थी। इधर एक दिन महाराज बहुत चिंतित बैठे थे। महारानी ने उनके चिंता का कारण पूछा। तब महाराज बोले, क्या बताऊं महारानी जी, हमारे पड़ोसी देश कीर्तिनगर के महाराज ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया है। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के ये कार्य किया है। हमारी तैयारी अधूरी है। हम इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। महारानी बोली, महाराज आप जरा से भी चिंता मत करें। आप चमत्कारी वैद्यराज से बात करिए, वो अवश्य ही इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालेंगे। महाराज ने सोचा, युद्ध जैसे हालात में वैद्यराज का क्या काम है, मगर उनके पास अब कोई और चारा भी तो ना था। महारानी की जिद देखकर महाराज ने तुरंत राजवैद्य को बुलवा भेजा। राजा की आज्ञा पाकर सदानंद ने हरण और सनाई की पोटली उठाई और महाराज के कक्ष की ओर चल दिए। जब महाराज ने उन्हें सारी बात बताई तो वो चिंतित हो उठे। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर फिर भी उन्होंने हरण सनाई की पुड़िया बनाई और कहा, आप इस औषधि को अपने सभी सैनिकों को खिला दीजिएगा। औषधि का सेवन करने से सभी सैनिकों को दस्त लग गए और वो बार बार दिशा मैदान की ओर जा रहे थे। इधर पड़ोसी राजा ने अपने जो जासूस राज्य की सेना का जायजा लेने के लिए भेजा था। दोनों जासूस एक ऊंचे टीले पे खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने सोचा, सुबह के समय जब सैनिक दिशा मैदान के लिए जाएंगे तो उनकी गिनती करना आसान हो जाएगा। इसीलिए वो सुबह से ही सैनिकों की गिनती में जुट गए। और इधर सदानंद की दवा के चक्कर में सारे सैनिक बार बार दिशा मैदान जा रहे थे। जासूस सुबह से गिनती गिन रहे थे, मगर गिनती थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। सुबह से लेकर सांझ हो आई और सैनिकों की गिनती ना हो सकी। तब वो जासूस दौड़े दौड़े राजा के पास गए और बोले, महाराज अवश्य ही हमें कुछ गलतफहमी हुई है। हमसे अपनी दुश्मन सेना को जितनी कमज़ोर समझ रहे हैं वो उतनी कमज़ोर है नहीं। इनकी सेना तो हमारे सेना से 100 गुनी ज़्यादा बड़ी लग रही है। हमें अवश्य ही कोई गलत जानकारी मिली है। और इतना सुनते ही वहाँ के राजा ने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दे दिया।
इधर शांतिनगर का राजा अपने महल में बैठा रात भर यही प्रतीक्षा करता रहा कि पता नहीं कब युद्ध हो जाए। इधर महाराज ने जब युद्ध के कोई आसार नहीं देखे तो सुबह अपने 2 जासूस भेजकर स्थिति का जायजा लाने को कहा, मगर जब वो सैनिक वहां पहुंचे तो देखा दुश्मन सेना का तो कहीं अता पता ही नहीं है। महाराज ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन महाराज ने सदानंद का सम्मान समारोह किया, उन्हें बहुत सारा धन और हीरे जवाहरात दिए, साथ और अपने राज्य का मंत्री बना लिया। इस प्रकार सदानंद के दिन चैन से बीतने लगे। सदानंद ने अपना ब्याह कर लिया था और सुख चैन से रहने लगे, मगर उनका ये सुख चैन जल्दी ही छिन गया, क्योंकि गांव से उनका भाई परमानंद भी वहीं आकर रहने लगा था। ये बात उनकी पत्नी को फूटी आँख भी ना सुहाती। निठल्ला परमानंद कुछ काम धंधा तो करता नहीं था, पड़े पड़े रोटियां तोड़ता रहता था। उसकी ये आदतें देखकर उसकी भाभी का तो खून जलता रहता था। परमानंद डींगे हाँकने में तो बहुत आगे था। वो रोज ही कहता, भाभी मेरे लिए जलपान की व्यवस्था कर दो, आज मैं किसी काम धंधे की तलाश में जा रहा हूँ। और ये कहकर वो जलपान लेकर पूरे दिन घर से गायब रहता और सांझ को आकर फिर सो जाता। एक दिन उसकी भाभी ने उसके इस बात पे खूब खरी खोटी सुनाई। तब उसने कहा, ठीक है भाभी, आज आप मेरी जलपान की व्यवस्था कर दो, आज मैं अवश्य ही नौकरी करके घर लौटूंगा। मगर उसकी भाभी को उसकी बातों पे तनिक भी विश्वास नहीं था। वो तो रोज ही ऐसे बहाने बनाता रहता था। उसकी भाभी परमानंद से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। उस दिन उसने 30 लड्डू बनाए और उन सब में जहर मिला दिया। फिर उन सबको परमानंद को देते हुए बोली, ये लो तुम्हारे राह के लिए जलपान है, और अब जाओ नौकरी ढूंढ के ही वापस घर आना। परमानंद ने एक घोड़े को तैयार किया, लड्डू को पोटली में बांधा और फिर सफर के लिए चल दिया। चलते चलते वो अपने राज्य को पार करके कीर्तिनगर की ओर आ गया था। उन दिनों कीर्तिनगर डाकुओं के आतंक से जूझ रहा था। डाकू बवंडर की तरह आते, लूटपाट मचाते और घने जंगलों में गुम हो जाते थे। राजा ने उन डाकुओं को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने के लिए इनाम भी घोषित कर रखा था। इधर पूरे दिन सफर करते करते परमानंद थक गया था। उसने अपने घोड़े को रोका, एक पेड़ के नीचे बांधा और विश्राम करने के उद्देश्य से खुद भी एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर लेट गया। जल्द ही उसे निद्रा आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। इत्तेफाक से जब वो सो रहा था तभी डाकू भी उस जंगल में थे। उनमें से एक डाकू परमानंद के पड़ोस आया और उसने जांच पड़ताल की तो सामान के नाम पर उसे एक पोटली दिखाई दी। वो पोटली लेकर वो अपने सरदार के पास गया और बोला, एक यात्री है, उसके पास से ये गठरी मिली है। सरदार के आदेश पे जब गठरी खोली गई तो उसमें लड्डू थे। लड्डू देखकर सभी डाकू प्रसन्न हो गए। उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए सभी डाकुओं ने एक एक लड्डू खा लिया। लड्डुओं में जहर पड़ा हुआ था। इसी के परिणाम स्वरूप सभी डाकू धीरे धीरे करके मूर्छित होते गए और फिर परलोक सिधार गए। कुछ देर बाद जब परमानंद की नींद खुली तो उसने देखा उसकी गठरी नहीं है। वो अपनी गठरी की खोज कर रहा था, तब तक उसकी नज़र डाकुओं पे पड़ी। उसने डाकुओं को हिला डुला कर देखा, मगर वो सब तो परलोक सिधार गए थे। परमानंद समझ गया ये वही डाकू हैं जिन्होंने कीर्तिनगर में आतंक मचा रखा है। उसने अपनी तलवार निकाली और सभी डाकुओं का एक एक कान काट लिया। कटे कानों को अपनी एक पोटली में बांध लिया।
रात्रि का प्रकोप बढ़ गया था, इसीलिए उसने सफर करना उचित ना समझा। पूरी रात जंगलों में ही बिताई। सुबह वह कीर्तिनगर की ओर चला। नगर में बहुत ही चहल पहल थी। जगह जगह खड़े होकर लोग प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। धीरे धीरे चलता हुआ वो नगर चौक की ओर पहुंचा। तब उसे पता लगा कि यहाँ के मंत्री और सेनापति ने डाकुओं को मार गिराया है, जिसके परिणाम स्वरूप महाराज उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। जब महाराज पुरस्कार की घोषणा करने ही वाले थे, तब परमानंद ने कहा, महाराज इनसे पूछिए क्या इन डाकुओं को इन लोगों ने ही मारा है। इतना सुनकर सेनापति और मंत्री क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले, तुम्हें क्या लगता है डाकुओं को मारना कोई हंसी खेल है? डाकुओं को मारना बहुत ही बहादुरी और साहस का काम होता है। तब वो महाराज से बोला, अगर इन लोगों ने डाकुओं को मारा है तो पूछो इन डाकुओं के कान कहाँ हैं। इतना सुनते ही सभी का ध्यान डाकुओं के कान की तरफ गया। उन लोगों ने देखा किसी भी डाकू के कान नहीं है। इतना सुन के ही सेनापति और मुख्यमंत्री की हवाइयाँ उड़ने लगी। वो क्या जवाब देते, इस बारे में तो उन्हें पता ही नहीं था। तब परमानंद ने अपनी पोटली खोली और सब कान दिखाते हुए बोला, महाराज इन डाकुओं को मैंने मारा है। उसकी बहादुरी और साहस को देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उसका सम्मान किया। धन दौलत से उसकी झोली भर दी। फिर महाराज ने ये ऐलान किया कि आज से इनकी उपाधि 30 मार्खा है और ये हमारे राज्य के सेनापति हैं। उन्होंने अपने पुराने सेनापति को पद से मुक्त कर दिया था। अब तो राज्य का सेनापति बनके परमानंद बहुत खुश रहता था। पुराने सेनापति ने अपनी पुत्री का विवाह भी परमानंद से करवा दिया था, मगर परमानंद की जिंदगी में अभी चैन नहीं है। उन दिनों एक राजा जो जब दूसरे राजा को कमजोर समझता था तो आक्रमण करके उसके राज्य को हथिया लेता था। ऐसा ही कीर्तिनगर के साथ भी हुआ। पड़ोसी राजा स्वरूप सिंह अपने को बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी समझते थे। वो अक्सर कीर्तिनगर पे छोटे मोटे हमले करवाते रहते थे। अब जब कीर्तिनगर के पास 30 मार्खा जैसा योग्य सेनापति था तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके अंदर साहस आ गया था। उन्होंने सोचा क्यों ना वो स्वयं ही स्वरूप सिंह राज्य पर आक्रमण कर दें, और बिना सेनापति से इस मामले में जानकारी लिए उन्होंने तुरंत ही स्वरूप सिंह के राज इंद्रनगर पे आक्रमण करने की योजना बना डाली। उन्होंने 30 मार्खों अपने साथ बुलाया और बोले, जाओ अस्तबल से अपने लिए एक घोड़ा छाट लो, कल तुम्हें युद्ध के लिए निकलना होगा। परमानंद जब अस्तबल में पहुंचा तो उसने देखा एक घोड़ा एक टांग उठाए सिर्फ 3 टांगों पे खड़ा है। उन्हें लगा ये घोड़ा बहुत ही आलसी या बीमार है, ये क्या दौड़ पाएगा। क्यों ना वो यही आलसी घोड़ा चुने ताकि उन्हें पीछे पीछे चलना पड़ा और सेना युद्ध करते करते आगे निकल जाए। यही सोचकर उन्होंने उस घोड़े को चुना। ये देखते ही मुख्यमंत्री बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, महाराज हमारे सेनापति कितने महान हैं। उन्होंने सबसे अच्छी नस्ल का घोड़ा चुना है जो एक टांग को आराम देता रहता है और ज़रूरत पड़ने पर वायु की वेग से दौड़ लेता है। अब तो परमानंद बहुत ही भयभीत हो गए। वो अपने पत्नी के पास पहुँचे और बोले, मुझे घोड़े से अच्छी तरीके से बांध दो। पति की आज्ञा पाकर उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। परमानंद को बहुत कसके से घोड़े से बांध दिया। फिर दोनों हाथों में एक एक तलवार ली और एक तलवार कमर में घोंसकर वो मैदान की ओर चल पड़ा। घोड़ा इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा था कि परमानंद की डर के मारे चीखें निकलने लगी। उसके मुंह से निकलने लगा, हाय राम हाय राम।
उधर सेना ने जब इस तरह से चीखते देखा तो घोड़ नगाड़ों की आवाज़ में वो इनके शब्द नहीं सुन पा रही थी। उन्हें लगा हमारे सेनापति उत्साहवर्धन कर रहे हैं और वो सेना और भी जोश में आगे बढ़ने लगी। अब तो सेनापति की डर के मारे जान निकल रही थी। मार्ग में उन्हें 2 पेड़ खड़े दिखे। डर के मारे उन्होंने उन पेड़ों को पकड़ लिया, मगर घोड़े से बंधे होने के कारण वो हट ना सके। उल्टे वो पेड़ कमजोर थे और जड़ सहित उखड़ आए थे। अब तो परमानंद पेड़ पकड़े हुए भी तेज गति से भागा जा रहा था। उधर दुश्मन सेना ने जब यहाँ के सेनापति को इस तरह तलवार छोड़कर पेड़ लिए हुए दौड़ते देखा तो उनका यह विकराल रूप देखकर वहाँ के सेना ने सोचा, यहाँ के सेनापति की जितनी प्रशंसा सुनी थी ये तो उससे कहीं बढ़कर हैं। अब दुश्मन सेना के पैर उखड़ गए, सेना भागने लगी। ये देखकर महाराज भी चिंतित हो उठे। उन्होंने इंद्रनगर को भी कीर्तिनगर का अधीन मान लिया था। इधर विजय रूप देखकर यहाँ की सेना बहुत खुश उठी। उन्होंने सेनापति को अपने कंधे पे उठा लिया और जय जयकार करते हुए राजमहल की ओर चल दिए। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, इसलिए वो जिधर से भी निकलते नगरवासी उनकी जय जयकार कर उठते। महाराज ने उनका खूब सम्मान किया। उनके लिए हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात सबके मुंह खोल दिए। इधर 30 मार्खा सेनापति की बहादुरी का परचम अन्य राज्यों में भी पहुंच गया था, इसीलिए फिर किसी राज्य ने कीर्तिनगर की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं की और इस प्रकार से परमानंद भी सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। इधर इनका छोटा भाई ब्रह्मानंद ने सोचा, हमारे दोनों भाई तो राजसी सुख भोग रहे हैं। ये सोचकर एक दिन वो भी विजयनगर राज्य में दाखिल हुआ। वहाँ के राजा वर्मन के पास पहुंचकर उन्हें झुककर प्रणाम किया और बोले, महाराज मुझे भी अपने यहाँ एक सेवा का अवसर दीजिए। महाराज उसके बातचीत करने के तरीके से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, युवक तुम किस प्रकार का काम करते हो? तुम्हारे अंदर कौन सी प्रतिभा है? जरा तुम मुझे बताओ, मैं उस तरीके में तुम्हें काम पर रख लूँगा। तब ब्रह्मानंद बोला, महाराज आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। इतना सुनकर महाराज की भ्रुकुटी थोड़ी तन गई। उन्होंने कहा, इतने बड़े पद पे हर किसी को तो नहीं रखा जा सकता है। तुम अपनी योग्यता सिद्ध करके दिखाओ कि वर्तमान में जो सलाहकार है आप उससे कहीं अधिक योग्य हैं, तभी तो मैं तुम्हें इस पद के लिए रखूंगा। ब्रह्मानंद बोला, महाराज मैं बहुत ही अक्लमंद हूँ, मेरे अंदर अकल की कोई कमी नहीं है। आप अपनी प्रशंसा करते देख महाराज को तनिक आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूँगा। अगर तुम इन परीक्षाओं में ये सिद्ध कर दिया कि तुम इस वर्तमान सलाहकार से अधिक योग्य हो तो मैं तुम्हें रख लूँगा। तब ब्रह्मानंद बोला, महाराज मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन की ओर से वेतन भी लूँगा। महाराज ने कहा, ठीक है युवक, मैं तुम्हारी 3 परीक्षाएं लूँगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं वेतन मांगने से पहले तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन मुझे कमाकर देनी होगी। फिर महाराज ने उसके साथ अपना एक सैनिक भी भेज दिया। महाराज की बताई हुई जगह पर परमानंद जा बैठा और वो सोचने लगा कि वो किस तरीके से धन कमाए। वो जहाँ पर बैठा हुआ था वो नगर सेठ और साहूकारों की बस्ती थी। वहाँ पर ऊंची ऊंची अटारियाँ बनी हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आ गया और वो एक सेठ के पास जाकर बोला, मैं महाराज का भेजा हुआ एक सेवक हूँ। मैं खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए आया हूँ। महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम सौंपा है। उसकी बात सुनकर सेठ को थोड़ा अचरज हुआ। तब ब्रह्मानंद बोला, तुम्हें यकीन नहीं है?
तो मेरे साथ राजा का ये सेवक है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। राजा का सेवक देखकर सेठ बात समझ गया कि ये सत्य कह रहा है। तब ब्रह्मानंद बोले, इधर के तारों की गणना तो मैं कर चुका हूँ, मगर तुम्हारी अटारी के पीछे जो तारे छिपे हुए हैं मैं उन्हें नहीं गिन पा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारे अटारी की पहले आला तोड़नी पड़ेगी। इतना सुनकर सेठ गिड़गिड़ाने लगा। ब्रह्मानंद के जरा से भी न मानने पर वह बोला, अगर तुम मेरी अटारी नहीं तुड़वाओगे तो बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्रह्मानंद तो यही चाहते थे। इसके बाद भी और भी सेठ और साहूकारों के पास गए, उनसे भी यही बातें दोहराई और उन सेठ साहूकारों ने भी अपनी अटारी ना तोड़ने के लिए विनती की। फिर बदले में कुछ ना कुछ धन ब्रह्मानंद को देने लगे। सांझ होते होते ब्रह्मानंद के बाद बहुत सारा धन एकत्र हो गया था। वो महाराज के पास गए और सारा धन दिखाते हुए बोले, महाराज आपने तो बस मुझसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा था, ये तो उससे कहीं अधिक हैं। महाराज ने साथ में जो सेवक भेजा था उनसे सारी जानकारी ली और उसके बुद्धि पे बहुत खुश हुए। अगले दिन महाराज ने कहा, आज तुम्हें नदी पर जाना होगा और वहाँ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर लानी होगी। उसके बाद ब्रह्मानंद नदी की ओर चल दिया। नदी घाट पर बैठ के वो आती जाती लहरों को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सैनिक को भेजकर सारी नावों को रुकने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, इधर की नाव इधर और उधर की नाव उधर रोक दी गई। नावों का आवागमन रुक जाने के कारण वहाँ पर तो जाम लग गया था। सारे व्यापारी परेशान हो उठे। वो दौड़े दौड़े ब्रह्मानंद के पास आए और नाव रुकवाने का कारण पूछने लगे। ब्रह्मानंद ने कहा, मुझे महाराज ने भेजा है, इस नदी पर एक बांध बनेगा जिसके लिए मुझे नदी की गहराई और परिमाप का ज्ञान करना होगा, इसलिए मैं लहरों को गिन रहा था। तुम्हारे नावों के आने जाने से बार बार लहरें टूट जा रही हैं, इसीलिए मैंने नावों को रोका हुआ है। तब वो व्यापारी कहने लगे, हमारी नाव को जाने दो, इसमें बहुत सारा सामान लदा हुआ है, वो सामान खराब हो जाएगा और समय पे ना पहुंचने पर हमारे व्यवसाय पे भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर तो व्यवसायी ब्रह्मानंद से कहने लगे, वो उनकी नाव जाने दे और बदले में कुछ धन ले ले। इस तरीके से सभी नाविक और व्यवसाय कुछ ना कुछ धन लाकर ब्रह्मानंद को देने लगे। शाम तक ब्रह्मानंद के पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं से अधिक जमा हो चुकी थी। सारा धन लेके वो महाराज के पास पहुँचे। महाराज ने जब इतना सारा धन देखा और उसके पीछे ब्रह्मानंद की बुद्धिमत्ता देखी तो वो बहुत प्रसन्न हुए। वो बोले, ब्रह्मानंद बस कल एक तुम्हारी अंतिम परीक्षा बची है, अगर तुम उसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त कर लूँगा। अगले दिन महाराज उसे अपने साथ गंगा की घाट पे ले गए। वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम था। सूर्योदय का समय हो रहा था। सूर्य की लालिमा नदी के जल पर पड़ रही थी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। महाराज ने नदी में स्नान किया और उसके बाद महाराज ब्रह्मानंद से बोले, जाओ ब्रह्मानंद, ये हांडी ले जाओ और बिना धन के इसमें घी लेकर आओ। साथ ही महाराज ने अपना सेवक भी भेज दिया, ये जानने के लिए कहीं ब्रह्मानंद धन से तो घी खरीद कर नहीं लाएगा। हांडी लेकर ब्रह्मानंद दुकान के पास पहुंचा। एक दुकान पे पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा, हमारे सेठ जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा भोज करवाएंगे, इसके लिए उन्हें घी की आवश्यकता है और वो बहुत सारा घी खरीदेंगे, मगर उन्होंने कुछ घी नमूने के तौर पे मांगा है। तुम थोड़ा सा घी दे दो तो मैं जाकर अपने सेठ को दिखाऊं। इतना सुनकर दुकानदार ने कुछ घी उसकी हांडी में दे दिया।
हांडी लेकर ब्रह्मानंद थोड़ी दूर गया और वहाँ बैठे सैनिक से कुछ बातचीत की। उसके बाद वापस आकर बोला, तुम्हारा घी मिलावटी है, हमारे सेठ जी से नहीं लेंगे, लो अपना घी वापस ले लो। दुकानदार ने अपना घी अपने बड़े बर्तन में पलट लिया, मगर थोड़ा सा घी उसकी हांडी में लगा ही रह गया। उसके बाद ये क्रम उसने और दुकानदारों पे भी अपनाया। वो बार बार हर दुकान पे जाता, यही बात दोहराता और फिर धीरे धीरे करके उसकी हांडी अधिक घी से भर गई थी। फिर वो महाराज के पास आया और बोला, महाराज ये देखो, आपने मुझे 1 किलो घी लाने को कहा था, ये देखिए उससे कुछ अधिक घी ही होगा। महाराज ने जब पूरी बात जानी तो वो प्रसन्न हो उठे और उन्होंने कहा, मान गए ब्रह्मानंद, तुम हमारे वर्तमान सलाहकार से कहीं अधिक योग्य हो। मैं तुम्हें अपने यहाँ नया सलाहकार नियुक्त करता हूँ, साथ ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन वेतन के रूप में भी दूंगा। इस तरह वैधराज के तीनों आलसी निकम्मे बेटे अब राजसी सुख उठा रहे थे।